क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल भी। एविल क्या होता है? दानाव। फ्रिक्शन एक जरूरी दानाव है भाई, भूत है। ओके, यानी सीधी सी बात ये है, फ्रिक्शन की एडवांटेज और ड्रॉबैक्स दोनों करनी है मेरे को यहाँ पे। ओके भाई, इसकी जरूरत क्यों है और ये एविल क्यों है भाई, नेसेसरी क्यों है इसकी और ये एविल क्यों है, एडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है इसकी, फिर बताएंगे भैया। तो नुकसान भी कर रहा है, फिर भी जरूरत पड़ रही है इसकी, हमको कर लोगे। इट इज ए नेसेसरी एविल, इस पे आता है क्वेश्चन से, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट्स भी, यानी आपसे पूछना चाहता है व्हाट द एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिक्शंस भी कर लोगे। तो पहला पॉइंट डालते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इज भी। फ्रिक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ आपका फ्रिक्शन यूज होता है, पहला पॉइंट इसका भी क्लास। आपको क्या लगता है फ्रिक्शन कहाँ पे यूज होता है अभी? पहला पॉइंट भी लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शंस भी। पहला, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं पाओगे भी। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखो, कुछ बड़े पॉइंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन भी। राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। बुक बंद कर दो भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नट बोल्ट, NUT, नट NUTS, नट्स बोल्ट BOLTS। नट बोल्ट क्या होते हैं देखें, चूड़ियों में वो पेंच लगा होता है ऐसे, वो नट होता है, ये बोल्ट होता है भाई, चूड़ियाँ जो होती हैं देखा होगा, वो चक्कर साथ है, वो आपस में जकड़े होते हैं भाई, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से भी। देखिए, नट बोल्ट्स आर वर्कड ऑन, नट बोल्ट आर वर्कड ऑन फ्रिक्शंस भी। नट बोल्ट आर वर्कड ऑन ए फ्रिक्शन। दोनों में चूड़ियाँ होती हैं, देखी होंगी, और चूड़ियाँ क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं। देखी होंगी कि नहीं देखी? नट बोल्ट नहीं देखी तुमने, पेंच नहीं देखे? देरा, ये पेंच के पीछे एक बोल्ट लगा रखा है अभी जकड़ने के लिए इसको भी। ये चूड़ियाँ आपस में, चूड़ियाँ क्या करती है, इंटरलॉक हो जाती हैं अभी। इंटरलॉकिंग आल्सो रीजन ऑफ फ्रिक्शंस भी। ऐसी बात नहीं है वो नहीं था, वो भी है, और कमियां अलग है उसमें, वो अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, हो गया नट बोल्ट, हो गया। ब्रेक लिखिए, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स, ब्रेक ऑफ व्हीकल्स इज वर्कड ऑन फ्रिक्शन भी। ब्रेक ऑफ व्हीकल्स इज वर्कड ऑन फ्रिक्शन। लिखिए फिर, फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक, फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक and matchbox cause the fire भी, cause the fire। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दानव क्यों है, भूत क्यों फ्रिक्शन भी। लिखिए पहला पॉइंट भी, पहला मेन प्रॉब्लम भाई, इट अपोज द रिलेटिव मोशन भी। इट अपोज द रिलेटिव मोशन, किसको अपोज करता है? हमारे मोशन को अपोज करता है। इट अपोज द रिलेटिव मोशन। मेन प्रॉब्लम तो यही है हमारे मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। सेकेंड पॉइंट भाई, फ्रिक्शन अगर रेस्ट पे हो तो बराबर होता है, हाँ कम होता है भाई, बॉडी चल पाएगी आगे। हाँ, अगर बॉडी चलने का रीजन क्या है उसका? फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा है बैकवर्ड फोर्स से भी। अगर नहीं चल रही तो बराबर है, फ्रिक्शन की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, फ्रिक्शन कॉज द वियर, WEAR and tear, TEAR, WEAR and TEAR, wear and tear in the machinery parts भी, in the machinery parts। फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट होती है अभी,
इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ऑयलिंग डाली जाती है, ग्रीस लगाए जाते हैं मशीनी पार्ट्स के ऊपर, टूटे ना भी। कर लोगे, वो आगे बताएंगे हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शंस भी। ओके भाई, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट भी। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ज़्यादा फ्रिक्शन होता है बॉडी क्या होती है, गर्म होने लग जाती है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है अभी। कर लोगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इससे भी क्या होता है, व्हीकल्स में टूट फूट होती है अभी, या व्हीकल्स में आग लग जाती है, या ट्रेन कोई भी जो भी डिवाइस है उसमें आग लग जाती है अभी। कर लोगे, तो ये क्या है इसकी ड्रॉबैक्स हैं। अब देखिए जरूरत भी है भाई, ड्रॉबैक्स भी हैं, तो सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए या फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाए, दोनों पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। जहाँ पे फ्रिक्शन जरूरत है वहाँ बड़ा हमको फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे को। कैसे, अब इस तरह बर्फ गिरी हुई है, स्लिपरी सरफेसेस हैं, आप जहाँ पर जाओगे फ्रिक्शन नहीं है भाई तो गिरोगे, पक्की बात है उस पर। तो उससे अच्छा क्या है, उस सरफेस पे साल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं हम लोग, या मिट्टी डाल देते हैं। बारिश हो गई, मिट्टी डाल दी हम लोगों ने, सूखी मिट्टी, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे हम गिर नहीं पाते भी। तो जहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत है वहाँ बढ़ा लेते हैं, जहाँ पे कम जरूरत वहाँ पे घटा लेते हैं अभी। तो मोस्टली एक पॉइंट करते हैं, बढ़ाना पता है सबको कैसे करते हैं, रेत डाल दिया, मोस्टली स्लिपरी सरफेसेस पे हम करते हैं काम। बर्फ़ गिरी वहाँ पे नमक डाल देते हैं, बर्फ़ क्या होती है, मेल्ट हो जाती है बर्फ़ वहाँ से। या फिर क्या कर देते हैं, व्हीकल्स के ऊपर चैन लगा दी जाती है, टायर्स के ऊपर भी, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए भी। देखे होंगे कई तरीके हैं बढ़ाने के, तो मेन है घटाएं कैसे भी। देख लीजिए इसी में हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन भी एक पॉइंट बना लीजिए सिंपल सा, हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो पहला पॉइंट है भाई बाई, पहला पॉइंट है बाई पॉलिशिंग भी, POLISHING। पहला पॉइंट है बाई पॉलिशिंग, POLISHING। पॉलिशिंग करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। पॉलिशिंग करके आपने जितने भी मशीनरी पार्ट्स देखे होंगे सभी शाइनिंग होते हैं भाई पहले से ही। कहीं लेके आइए आप, पेंस भी लेके आओगे शाइनिंग आएगा पेंस, स्टार्टिंग में पेंस कर लोगे तो पॉलिश क्या करती है, उसका फ्रिक्शन को कम कर देती है अभी जहाँ पर जरूरत है अभी। कर लोगे, देख लीजिए, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाई पॉलिशिंग भी, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाई पॉलिशिंग। सेकेंड पॉइंट डालिए, बाई लुब्रिकेंट, LU लिखिए सेकेंड पॉइंट में, बाई लुब्रिकेंट, LUBRICATION, बाई लुब्रिकेशन लिखिएगा, बाई लुब्रिकेशन भी, बाई लुब्रिकेशंस। देखिए जितने भी मशीनरी पार्ट्स उसमें तेल डाला जाता है अभी, तेल या ग्रीस डालते हैं अभी, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स भी। वो क्या करते हैं, ग्रीस देखा होगा डालते हुए डिवाइसेस के ऊपर, या तेल डालते हुए इसके अंदर भी, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं अभी, जिससे जो वियर टीयर होती है वो होती नहीं डिवाइसेस के अंदर भी, या हीट नहीं होती भी वहाँ पे। कर लोगे तो लिख लीजिए, वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट like oil, grease, GREASE एटसेट्रा भी बहुत हैं लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग ऑयल और ग्रीस भी। इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। हो जाएगा भाई, आपके जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं सभी में डाले जाती हैं भैया, देखे होंगे आप लोगों ने। आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, ताड़ियों में लेके से मशीन इंजन तक तेल डलता है, इंजन ऑयल बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। सिलाई मशीन में डाल दी जाती हैं, डालते हैं, डालते हैं। नेक्स्ट भी किसका, बिजली तेल, कुछ भी है, कुछ भी है, लिखिए भाई, आगे लिखो, नेक्स्ट लिखिए, अरे बात नहीं लिखिए। सेकंड पॉइंट है बाय यूजिंग बॉल बेरिंग भी, बॉल बेरिंग,
नेक्स्ट पॉइंट जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, BALLBEARING, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। बेरिंग देखा है? बेरिंग सुना है? आपके सारे पार्ट्स में बेरिंग लगा होता है, मशीनरी पार्ट्स में भी बेरिंग देखा होगा। कितने किसी ने लगना बेरिंग नहीं देखा भाई? बेरिंग नहीं देखा? ऐसे एक व्हील होता है भाई, इसके अंदर एक और व्हील होता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी। ओके, बातें नहीं। और यहाँ पे गोलियां लगी होती हैं भाई। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाय स्ट्रीम लाइनिंग भी, स्ट्रीम लाइनिंग, STEARMLINING। ये क्या होता है भाई? आप लोगों ने देखा होगा जितने भी रॉकेट हैं, जितने भी जहाज हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, खास शेप की बनी होती हैं। आपने देखे रॉकेट्स की शेप ये होती है क्लास, ऐसे। जहाज की शेप भी ऐसी ही होती है, गाड़ियों की शेप सभी की ऐसी होती है। यस और नो? कर लोगे? इससे क्या होगा? देखिए जब एयर यहाँ से स्ट्राइक करेगी, एयर साइड से निकल जाएगी भी। एयर क्या करती है? अपोज करती है भी हमारे मोशन को भी। इट इज आल्सो फ्रिक्शंस भी, जो अपोज करेगा वही फ्रिक्शन भाई। कर लोगे? इट इज कॉल्ड एयर फ्रिक्शंस भी। एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? गाड़ियों की खास शेप बनाई जाती है। इट इज द स्ट्रीम लाइनिंग शेप बोलते हैं इसको भी। रोबो यस भी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स भी। ऐसा फोर्स जो बॉडी को मजबूर करे सर्कुलर मोशन में चलने के लिए भी। वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स बॉडी को चला रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक ऐसा फोर्स भी जो बॉडी को मजबूर कर रहा है किसके अंदर चलने के लिए? स्ट्रेट, किसमें? सर्कुलर मोशन के अंदर भी। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख लीजिए, लिखो भाई। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी, the force required to move a body in circular path, this force is called centripetal force. This force is called centripetal force. ओके, अब देखो भी क्या हो रहा है। ये आपने एक रस्सी ली और उससे पत्थर बांध लिया अभी, एक भी ऐसे घुमाना शुरू किया। अभी कोई बने हो, हेलीकॉप्टर बने हो, ऐसे घूम रही है रस्सी। रस्सी घूमने की वजह क्या है? अभी इन सर्कुलर मोशंस भी ये जो टेंशन धागे में आई है, धागे टेंशन को मजबूर कर रही है इसका चलने के लिए। किसमें? स्ट्रेट लाइन में, सॉरी इन द सर्कुलर मोशंस में। किसमें चलने के लिए? सर्कुलर मोशंस के अंदर। यस और नो? मान लीजिए कभी यहाँ पे आके धागा टूट जाएगी, उसी टाइम पत्थर क्या करेगा? इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा ना, और पक्षी उड़ाने के लिए पत्थर फेंके जाते हैं ऐसे घुमा के भी, और छोड़ते पत्थर किसमें चलता है? इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन्स भी। जब तक वो मजबूर है, जब तक इसमें घूमेगा सर्कुलर में, जब उसकी मजबूरी खत्म हो गई, अगेन इट स्टार्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन्स भी। और मजबूरी का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। कर लोगे? अरे हमें मजबूरी किसकी वजह से आई है? धागे में जो टेंशन बनी है, और टेंशन इसको आगे जाने दे रही है इस तरफ, वो घुमा रही है इसको। तो इसकी डायरेक्शन क्या है टेंशन की? इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल भी। यस सर नो? लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is always towards the center of the circle भी, always towards the center of the circle, जरूर सर्कुलर पाथ भी, सेंटर ऑफ द सर्कल भी। हमेशा फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? सेंटर की तरफ होगी भी। यस और नो? कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स भी। जब भी आपको चीज़ों को घुमाना पड़ेगा ये फोर्स आएगा भी।
किस में घुमाना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर। कर लोगे भाई। इसका फार्मूला होता है अभी क्लास, F इज इक्वल टू mv²/r। जो v²/r है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। फार्मूला तो सिंपल है, मास इनटू एक्सेलरेशन ही है। ये मास है, ये क्या है इसका एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका प्रूफ आता है इंटू पर सेकेंड के अंदर, नहीं कराऊंगा अभी मैं। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या आएगा, mv²/r। याद रखो, जरूरत हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, अब ये क्या चीज़ है। देखिए जब हम क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं वे, ये बोलते हैं कि हमेशा फोर्स पेयर में होता है ये एक्शन और रिएक्शंस में। अगर एक्शन सेंट्रीपिटल है तो उसका रिएक्शंस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को मजबूर कर रहा होगा किस में चलने के लिए, स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए। उल्टा भाई, ये किस में चलाएगा उसको, स्ट्रेट में। धागा टूट गया तो उसी टाइम एक फोर्स आ जाएगा जिसको कहाँ चलाएगा, इट मूविंग द स्ट्रेट लाइंस भी, उसके उल्टा भी, लेकिन उसके बराबर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस भी। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। हमेशा फोर्स किस में मिलेगा, पेयर में मिलेगा आपको। इक्वल इन मैग्नेटिक, जितना टूटते उतना ही फोर्स कहाँ यूज हो जाएगा सारा, चलाने के लिए, इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर चलाने के लिए। तो लिख लीजिए, इट इज द reaction of centripetal force. It is the reaction of centripetal force. ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन है भी। पता नहीं एक्शन और रिएक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शंस क्या होगी भी इसकी, बाहर की तरफ होगी। एक्शन ऐसे तो रिएक्शंस उल्टा भी उसका। कर लोगे? तो लिख लीजिएगा, दिस force move the body into straight line way. This force move the body into straight line from circular motion way. From circular motion, कहाँ से भाई, सर्कुलर मोशन से करेगा। ऐसा नहीं है कि अपने धक्का मार दिया बॉडी चल रही है बोल दोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं वो नहीं है भाई। इस सर्कुलर किस में घुमाएगा, स्ट्रेट में घुमाएगा। कर लोगे? फार्मूला तो वही बनना है, mv²/r, बट विद नेगेटिव साइंस भी, डायरेक्शन के लिए उल्टा होता है। कर लोगे? इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस, देखा जाता है ना, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। समझ में आई कि नहीं आएगी? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यस भी, नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ए लेवल क्राउड रोड। तो एक रोड है जिसपे बिल्कुल लेवल है, इसके ऊपर कोई भी ऊंचाई नहीं है, तो उस पर एक व्हीकल जा रहा है अभी। तो उस व्हीकल का कितना स्पीड होना चाहिए उसको मुड़ने के लिए, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये कोई व्हीकल है जिस पे ये चल रहा है, इसका वेट कहाँ पे होगा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। mg रिएक्शंस कहाँ पे होगा भाई, नॉर्मल रिएक्शंस का होगा। मैंने कहा कोई एग्जांपल दिया था, अगर आपको लेफ्ट में मुड़ना है तो आप व्हील की राइट में फोर्स लगाते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब जाके व्हील क्या होता है, लेफ्ट में टर्न हो जाता है। ये व्हील जा रहा है, इसको इस तरफ मोड़ना है तो उसके व्हील को इस हिस्से को ऐसे दिखाते हैं, इस तरफ हम लोग। कर लोगे? अगर आपको इस तरफ मुड़ना है अभी तो फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए। हो जाएगा? कई वक्त उल्टा बोलते हैं इसको, एक ही मीनिंग है अभी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा ना, उसका रिएक्शन कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। अब उस तरफ बोल लो, आप एक्शन को क्या मान लो, रिएक्शन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे? हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो दोनों फोर्स के हैं बराबर हो रहे हैं। एक व्हील जा रहा है ऐसे, इसको इस तरफ मोड़ना है तो उसके व्हील के इस हिस्से पे इस तरफ फोर्स लगा दो, तब ऐसे मुड़ता है ये। कर लोगे भाई? तो ये फोर्स मैंने किस तरफ लगाया, इस तरफ लगा दिया व्हील के ऊपर भी, और इस तरफ मुड़ गया ये कौन सा था, अप्लाइड फोर्स था बीपी। इस फोर्स के उल्टा क्या मिलना है मेरे को, फ्रिक्शन मिलना है। यस और नो? यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रिक्शन एफ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के उल्टा होता है फ्रिक्शन, क्योंकि लेवल ट्रैक है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, वही रहेगा उसका भी। कर लोगे? अब
कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए? दोनों ही है, इसी से ही आया है। लेकिन क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिक्शन से ही तो क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। क्यों? घूमने के लिए क्या चाहिए मेरे को? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। डायरेक्शन कहाँ पे होती है? हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो ये किस तरह भी वो कर रहा है? इट बी लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो जाएगा। तो डायग्राम बना लिया, तो लिख लीजिए भी इसमें सिंपल है, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। इसमें लिखिए लेट एम क्या है भाई? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। पी क्या है? इट इज द अप्लाइड फोर्स। एफ क्या है? फ्रिक्शन है भाई। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शंस है। कर लोगे तो यहां से एम जी इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एम जी हो सकता है। आर इक्वल टू एम जी। अब देखो भाई, हमने अप्लाइड फोर्स लगाया पी जो कि एफ के बराबर है, यानी इस डायग्राम के अंदर फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व्ड या बेंडिंग ऑन द कर्व्ड रोड भी। कर लोगे? देख लीजिए, ड्यू टू फ्रिक्शन व्हीकल टेक ए टर्न, ड्यू टू फ्रिक्शन व्हीकल्स टेक ए टर्न and it behave like centripetal force. It behave like a centripetal force. समझ में आया? घुमाने के लिए की फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी। कर लोगे भाई? तो मेरा फ्रिक्शन किसके बराबर हो सकता है? इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कर्व्ड। ये जो कर्व है ना, किसी का पार्ट हो सकता है सर्कल का, तो उसका रेडियस कितना है? आर मान लेते हैं। कर लोगे? और फ्रिक्शन क्या होता है भाई? फ्रिक्शन होता है म्यू आर भी, याद है? फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? म्यू एम जी लिख दूं उसको। आर किसके बराबर है? एम जी के भी। यस और नो? बता दो। रब करते हैं इसको हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पुट इन द फर्स्ट वे, पुट इन फर्स्ट, तो क्या होगा? म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम काट दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी भी? इसको ले जाऊं, म्यू आर जी अंडर द रूट वी, म्यू वी स्क्वायर है ना। कर लोगे? ये निकल आया फार्मूला ऑफ फ्रिक्शंस भी, सॉरी फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स भी। आपका व्हीकल का वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम है। स्पीड क्या होती है? कम करनी पड़ती है उनको मुड़ने के लिए भी, बढ़ाते नहीं स्पीड हम लोग को। यदि स्पीड इतनी हो तब भी व्हीकल मुड़ जाएगा, या इससे कम हो तो भी मुड़ जाएगा, ज़्यादा होगा तो नहीं मुड़ पाएगा। कर लोगे? हो जाएगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ऑन द बेंडिंग्स। कर लोगे? अब इस फार्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं? बोर्ड चिपका देते हैं सड़क के ऊपर, जितना स्पीड होना चाहिए व्हीकल्स का, उसका रोड का म्यू निकाल लिया जाता है। कितने लेवल में, कितने उसमें मुड़ना है, सर्कल में मुड़ना, रेडियस होगा उसका, अब जी की वैल्यू को पता होगी, तो स्पीड ऑफ व्हीकल्स आ जाएगी, लिखा जाएगा बोर्ड के ऊपर, कुछ लिख देंगे हम लोग, हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक प्रॉब्लम है अभी, आपने इस फार्मूले के बेसिस के ऊपर एक डिजाइन कर लिया सिस्टम भी, पूरा फार्मूला लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, और एक आंसर भी आ गया अभी। मामांत आंसर आ गया मेरा 50 किलोमीटर पर हावर भी। कितना आंसर आया? 50 किलोमीटर पर हावर। अपने बोर्ड चिपका गए आप लोग सड़क के ऊपर कि जो आगे मुड़ोगे ना उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए भी। चले गए चिपका के, रात को बारिश हो गई भी या बर्फ गिर गई, उसी टाइम म्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा उसका। क्या आंसर वही रहेगा अभी? ठीक है, आंसर कुछ और होगा अभी। बोर्ड चिपका रखा है 50 का, बर्फ गिरने से प्रॉब्लम क्या हुआ? कुछ और हुआ आंसर से। एक्चुअल में आंसर हो गया 30 किलोमीटर पर हावर भी। फ्रिक्शन नहीं है, कम होगा फ्रिक्शन। कर लोगे? अब बोर्ड चिपका रखा है 50 का, आप गाड़ी लेके आ रहे हो, बोर्ड देख के भी गए नीचे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है भैया। हमको तो क्या सामने जाड़ होगा, जाड़ में घुस जाएंगे मैक्सिमम।
प्रॉब्लम क्या है, अगर पहाड़ी एरिया हो तो भाई मोड़ के ऊपर गाड़ी आगे निकल गई तो नीचे तो खाई है भाई, यस और नो, उतनी स्पीड से गाड़ी नहीं मुड़ी जितनी ने लिखा हुआ है, तो गए भी तुम लोग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी इस फार्मूले में कुछ ना कुछ कमियां हैं अभी, क्योंकि फार्मूला डिपेंड किस पे कर रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप हर एक बार म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो पानी गिरने से, बर्फ गिरने से, कुछ और होने से भी म्यू डिपेंड करेगा अभी नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो हर बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी ये फार्मूले से हम प्रॉपरली नहीं बना सकते रोड को, इस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा हमको भी। यानी रोड बनाते हुए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई। सिंपल लेवल रोड्स में फ़र्क, लेवल रोड्स के अंदर ये आंसर आएंगे भी, हम सारे रोड्स लेवल नहीं बना सकते भी। अभी कर लोगे तो कैसे रोड को उठाएंगे, कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये क्या होता है अभी क्लास, अगर आप हाईवेज पे गए हो भी, कुछ फील किया हाईवेज की सड़क कैसे होते हैं? कुछ नहीं फील किया, हम तो उल्टी करने में मकसूद थे ना भाई, बस में बैठे हुए उल्टी कर रहे हैं, क्या देखना है ना भाई। तो उसमें देखो क्या होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा सड़कें किनारों से थोड़ी उठी हुई होती हैं भाई, ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया? नहीं किया। ये आपने गेम्स साइकिलिंग वालों को देखा होगा, साइकिलिंग करते हुए भी उनके जो वो होते हैं ना ग्राउंड थोड़े उठे होते हैं भी उनके ऊपर, ऐसे तो साइकिल है चलाते हैं उठे हुए ग्राउंड्स के ऊपर भी, देखा है कि नहीं देखा अभी? यस और नो? उनके जो साइकिलिंग देखी होगी, गेम देखना साइकिलिंग जाके यूट्यूब के ऊपर, साइकिलिंग वाले जो गेम साइकिलिंग करते हैं अभी, उसमें घूमते स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम की जो सड़कें होती है ना वो उठी होती हैं चुप जैसे सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठी होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग ऑफ रोड। यानी सड़क का आउटर एज कुछ हाइट पे होता है, विच मेक सम एंगल विद इनर एज, कुछ एंगल बनाता है, यानी कुछ हाइट पे हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। देख लीजिए इसको भी, लिखिए द फिनोमिना ऑफ राइजिंग, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग आउटर एज, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ द curved road, outer edge of the curved road above the inner edge, above the inner edge, किनारे होते हैं ना edge, above the inner edge is called banking of road, is called a banking of roads। यानी आपके जो सड़क हो लेवल में नहीं होगी, आपको उठाई होगी ऊपर थोड़ी सी, हो जाएगा भाई। देखो कैसे होगा भाई, ये आपकी सड़क है भाई, पहले लेवल थी, ये लेवल ऐसी थी, यस और नो? अब ऐसा नहीं है भाई, ये जो किनारा है ये उठा हुआ थोड़ा सा भी ऐसे, ये किसी हाइट पे उठा हुआ है ऐसे, ये एंगल किसी एंगल पे होगा, यानी एंगल थीटा पे। समझ में आया कि नहीं आया? ये सड़क है ऐसी, ये सड़क ऐसा मान लीजिए, ये सड़क ये भी फ्लैट सड़क ऐसे आगे जा रही है, ये ऐसी उठी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारी सड़क भी जो कहाँ तक भी, जहाँ तक मुड़ना है वहाँ पर तो सिर्फ एजिज के ऊपर, सिर्फ जहाँ पे मुड़ना है ना सिर्फ वहीं पे होगा काम, बाकी सड़क क्या होगी? फ्लैट होगी। कर लोगे? ये सड़क ऐसे जा रही है अभी, ऐसी फ्लैट सड़क है, इसको उठाया गया है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी टेढ़ी मिलेगी आपको। कर लोगे? तो यही किया गया, ये सड़क ऐसी थी, अब थोड़ा उठाया गया इसको ऐसे मुड़ने के लिए। कर पाओगे? इससे व्हीकल्स ऐसे होंगे, अब ऐसे ही चल रही हो गाड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? व्हीकल कहाँ पे होगा इसका? ऐसे होगा यहीं पे, यस और नो? सड़क पे ऐसे गाड़ी आ रही है अभी। कर लोगे? वेट कहाँ पे होगा गाड़ी का? नीचे होगा, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शंस कहाँ पे होगा? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। यस और नो? बता दो। ये एंगल कितना होता है भाई क्लास? अभी डायग्राम बनाना नहीं है, अभी दो डायग्राम बनेंगे इसमें भी। ये एंगल कितना होता है? थीटा।
कितना होता है थीटा। ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, इसके अपोजिट एंगल है भाई। यस और नो? तो इसको नहीं बना रहा मैं, अब की बार mg को रिजोल्व नहीं कर रहा, आर को करना चाह रहा हूँ मैं। कर लोगे? अगर आप आर को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में भी, यहाँ पे क्या आएगा आर कोस थीटा भी, और इस तरफ कौन सा आएगा आर साइन थीटा। ठीक है। अगर फ्रिक्शन को काउंट नहीं कर रहा अभी तो फ्रिक्शन काउंट नहीं किया मैंने, कर लोगे? अगर फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहा तो कौन सा फोर्स, कौन सी पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी? आर साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा है, इस तरफ मुड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल्स भी। यस और नो? तो आर साइन थीटा की वजह से गाड़ी क्या कर रही है, मुड़ रही है। कर लोगे? फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, टॉपिक वही है हमारा, तो हो जाएगा भाई। डायग्राम एक तो सिंपल डायग्राम होता है विदाउट इंक्लूडिंग द फ्रिक्शंस भी। एक और डायग्राम बनाएंगे भाई, ये भाई बनाना नहीं है अभी, कुछ जुटे हुए हैं अभी भी, समझ लीजिए डायग्राम्स को भी। डायग्राम क्या है? ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बना दूंगा, डायग्राम अजीब सा बन जाएगा, फिर बहुत चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे भी। कर लोगे भाई? तो यहाँ पे नहीं बना रहा हम लोगों को, ये है मैंने डायग्राम हमारा भी। सड़क उठी हुई है कुछ एंगल्स के ऊपर भी, एट एंगल थीटा। कर लोगे भाई? ये गाड़ी है, अब की बार गाड़ी को पॉइंट की तरह दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी पूरी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। उसका वेट कहाँ पे होगा, नीचे भी, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शंस कहाँ पे होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस भी, आर। ये एंगल कितना था, दिस इज थीटा। यस और नो? दिख रहा है यहाँ से? यहाँ पे कितना होगा आर कोस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा आर साइन थीटा। यस और नो? फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन उल्टा मिलेगा इसका भी। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। यस और नो? फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे सरफेस पे। सही है कि नहीं है? फोर्स लगाओगे ऐसे, व्हील मुड़ेगा ऐसे भी। फ्रिक्शन कहाँ पे, एफ यहाँ पे भी, ये एफ है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए भी, जेड बनाता है। कर लोगे भी? क्या आप एफ को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट में भी? इस तरफ कौन सा आएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा एफ साइन थीटा। ये एग्जैक्ट डायग्राम होगी विद फ्रिक्शंस, इसमें मैंने ये नेट डाला हुआ है। कर लोगे? इसके बाद का ये बनना है, दोनों बनाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? ओम मैन डायग्राम हो भाई, चाहिए बनाओ ना बनाओ अलग बात है, इसमें ये सीख जाओगे कि यार वहाँ पे तो बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो आपको दोनों बनाने हैं। एग्जाम्स टाइम में आप ये बना सकते हो, मैन डायग्राम वही है। ठीक है, समझ में आया? बेरानी। अब यहाँ पे देखो भी, जो चीजें लिख रहे हैं लिखी जा रही है वही चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर कोस थीटा बराबर किसके भाई, एफ साइन थीटा प्लस एम जी भाई। मैंने सही लिखी, ये लिखा ना, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी भी। सही है। दूसरा भाई एक पॉइंट और लिखते हैं, कौन सा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? पहले इसी को लिख देते हैं। एफ क्या होता है क्लास, फ्रिक्शंस, तो फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करना चाहता मैं, चलो लिख देते हैं। कितना आएगा भाई, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। हाँ जी, इस तरह बन रही है, आर कोस साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। इन फोर्सों की वजह से क्या बन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। लिखो जल्दी से, कुछ नहीं लिख रहा है, जो डायग्राम में वही लिख रहा हूँ सारी बातें। अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो हो जाएगा अभी। कर लोगे? हो गया भी। अब यहाँ पे फ्रिक्शंस है, फ्रिक्शन को हटाते हैं यहाँ से भी। फ्रिक्शंस F इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू म्यू आर भी, F इक्वल टू म्यू आर। फर्स्ट में पुट कर दो भाई, पुट इन द फर्स्ट भी, आर कोस थीटा भी इज इक्वल टू
एफ कितना अभी म्यू आर साइन थीटा, सही लिखा है, प्लस एम जी भाई, सही लिखा है कि नहीं लिखा? इसको इस तरफ ले आऊं, यस और नो? इसको और यहां से आर कॉमन निकाल लो, दोनों में आर है, यस और नो? आर निकाल सकता हूं कॉमन, आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्या मैंने सही लिखा भाई? ये स्टेप, इसको इस तरफ लिया माइनस का होगा, आर कॉमन निकालिए, आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई? रब कर दे सारा। आर की वैल्यू हुई आर इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये तो आ गया आर की वैल्यू, रिएक्शंस की वैल्यू आ गई। ओके, अब सेकंड को यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पूरा हो गया, उससे मैंने आर निकाल लिया। कर लोगे भाई? सेकंड में देखिए क्या है, लिखिए फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड भी, फ्रॉम सेकंड लिखिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फ्रॉम सेकंड भी क्या थी सेकंड इक्वेशन? लिख सकता हूं एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा प्लस एफ, एफ किसे क्या लिख दूं भाई, म्यू आर, यस और नो? तो लिख सकता हूं म्यू आर साइन कोस थीटा भी। क्या मैंने सही लिखा है? फर्स्ट इक्वेशन में एफ की वैल्यू पुट कर दी, कितनी, म्यू आर भी। सही है कि नहीं है? आर को मैं निकाल सकता हूं, तो एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू आर क्या होगा भाई, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम भाई? कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, हमने आर निकाल लिया भाई, आर की वैल्यू पुट कर दें, रब कर दें इस डायग्राम को, वैल्यू पुट कीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वेयर बाई आर? व्हाट इज आर भाई? आर ये रहा, एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यही है ना भाई? इनटू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा भी। कोई प्रॉब्लम है? एम से एम काट दें, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर भाई? यहाँ पे आर ले जाऊं, रेडियस है ये, वहां पे मैंने स्मॉल लिया था, कैपिटल लिया था, इसको सब आर ले लेते हैं। आर जी यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा भी। ओके, वी निकाल सकते हो, अंडर आउट कर दीजिए इसका, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आंसर ये हो जाएगा भाई, इंटर ऑफ साइन और कोस भी निकाल लो। वी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर द रूट किसका भाई, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, सही है, डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा भी। एक तो ये आंसर होगा वेलोसिटी का भी। कैसे आएगा, v इज इक्वल टू अंडर द रूट आर जी कोस थीटा, क्या बनेगा भाई, साइन बाई कोस भी, यस और नो? प्लस म्यू, कोस तो बाहर आ ही गया, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू, सही लिखा है, डिवाइड, बट टेंजेंट कैसे आएगा, वो कोट में आएगा पर आंसर से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से कोस निकालो, क्या बनेगा, 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, सही लिखा है। कोस से कोस काट दें, वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना, आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, सही लिखा है मैंने। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंटर ऑफ साइन और कोस, ये फार्मूला लगा दो, इंटर ऑफ टेंजेंट पूछा गया, ये लगा दो भाई, यस सर नो? तो बना लो, बना लो, बना सकते नहीं है, कर लोगे? दिस इज द बैंकिंग ऑफ रोड वे। क्या इससे समस्या हल हुई पहले वाली? म्यू तो इसमें भी है, म्यू की दिक्कत थी वहां पे, ओ
और म्यू तो यहाँ पे भी है। क्या समस्या हल हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हो गई भाई। जितना चेंज आप यहाँ पे करो उतना यहाँ पे होना पड़ेगा, आंसर वही रहेगा भाई। यस और नो? म्यू में जितना चेंज ऊपर होगा उतना ही कहाँ पे होगा? नीचे होगा, आंसर वही रहेगा, आंसर को एफर्ट नहीं पड़ने वाला भाई। समझ में आया? हैं? तो गुणा नहीं करनी पड़ती? अगली बार क्यों करोगे? गुणा तो करनी पड़ेगी। यस और नो? जितना चेंज आप म्यू में यहाँ ऊपर करोगे उतना नीचे भी करना पड़ेगा भाई, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का, आंसर क्या रहेगा? सेम। अब जितनी वेलोसिटी निकाली जाती है आपके रोड्स की इस फार्मूले से निकाली जाती हैं, वो हमेशा क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं। लो पहले ट्रैक को उठाया जाता है, फिर स्पीड निकाली जाती है, इतना स्पीड पे ट्रैक चलना चाहिए, गाड़ी आपकी चलनी चाहिए, गिरेगी नहीं। ये जो स्पीड है ना ये मैक्सिमम है भाई, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए स्पीड आपकी, इससे कम ही होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। आपको जो लिखा था ना कि मुड़ने के लिए स्पीड चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैक्सिमम है वो आपकी स्पीड भी। आप 40 मुड़ जाओगे, 30 मुड़ जाओगे, 20 मुड़ जाओगे, 60 भी नहीं मुड़ पाओगे भाई। कर पाओगे? दिस इज द बैंकिंग ऑफ रोड वे।